धामी जी को लेकर के क्या कहेंगे? जो धामी जी की ये क्वालिटी है कि धामी जी काम करने में विश्वास रखते हैं। 90% पॉजिटिव आउटलुक के साथ वो काम करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व से कोई निर्देश है इस तरीके के कि भाई कामकाज की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए? केंद्र के लोगों ने कोई ऐसा हम पे दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदारी को निभाना है। नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। सौरभ बहुगुणा धामी सरकार में बहुत युवा चेहरा है। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं आज की इस चर्चा की कि आप अभी हरिद्वार क्षेत्र में गए थे जहां पे बाढ़ आई हुई है और अभी पिछले दिनों बहुत नुकसान हुआ। तो किस तरह का नुकसान देखा? गन्ना किसानों का कहा जा रहा है कि वहाँ बहुत नुकसान हुआ है। लक्सर गया था, लक्सर के काफी गांव में मैंने दौरा किया, खानपुर गया, कलियर गया, भगवानपुर गया, और वहां पर नुकसान काफी ज्यादा है। जो गन्ने की फसल है वो कुछ जगहों पर तो 100% खराब हो चुकी है। उसका हमने सर्वे भी किया है। हमारे जो गन्ने विभाग के जो टीम है, डीसीओ है, वो रेवेन्यू विभाग के साथ मिलके वो उसका सर्वे कर रहे हैं, और जैसे ही रिपोर्ट हमारे समक्ष रखी जाएगी तो उसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और हमारे कृषि मंत्री जी के सामने, और जो भी किसानों की मदद होगी उससे फैसला लेंगे। धामी सरकार में आप मंत्री बने हैं 2022 में। किस तरह का अनुभव है अब तक का मंत्री बनने के बाद में? अपने कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? क्योंकि समीक्षा हो रही है अब कार्यकाल को लेकर के। नहीं, देखिए, धन्यवाद करूंगा केंद्रीय और नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, कि मुझे 42 साल की उम्र में उन्होंने इस प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया है। और लगातार पिछले 1-1.25 साल में हम लोगों ने कोशिश करी है कि जो मेरे विभाग हैं, चाहे वो गन्ना विकास हो, चाहे वो दुग्ध विकास हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हमने लगातार कोशिश करी कि इन विभागों के द्वारा जो लोगों को राहत दी जा सके, इन विभागों को आगे बढ़ाया जा सके। तो उत्तराखंड की जो मूल समस्या है पलायन और रोजगार, उस पर कहीं ना कहीं वार हुआ जाएगा। तो मैं काफी संतुष्ट हूँ, क्योंकि अगर आप पिछले 1 साल का कार्यकाल देखेंगे हमारे विभागों का, चाहे वो गन्ना विकास की बात हुई हो, हमने पिछले साल के सापेक्ष इस साल कहीं ज्यादा गन्ना पिराया, लेकिन सरकार का लॉस 25 से 30 करोड़ रुपए कम हुआ है। तो हमारी चीनी मिलों में ब्रेकडाउन कम हुए, किसानों का पेमेंट समय पे हुए, रिकवरी बढ़ी। तो ये अच्छी पहल थी इस साल हमारे विभाग के द्वारा। अब लगता है अब सरकार की समीक्षा, कामकाज की समीक्षा हो रही है, लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, उसको देखते हुए भी कुछ समीक्षा हो रही है? नहीं, देखिए, जरूर हर विभाग की होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है मंत्रियों को विभाग चलाने की, तो उसकी समीक्षा भी अगर होती रहेगी तो मंत्रियों को भी हमेशा ये एक एहसास रहेगा कि आज से 1 महीने बाद या 3 महीने बाद हमारी समीक्षा होगी तो कहीं ना कहीं अच्छा काम करना है और मुख्यमंत्री जी के सामने अच्छी रिपोर्ट जानी चाहिए। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी मिलकर काम करेंगे तभी सरकार की योजना धरातल पर पहुंचेगी। सब मिलकर काम करेंगे, किसी एक के काम करने से सरकार की छवि नहीं सुधरती। जब कलेक्टिव तरीके से काम होता है तभी सरकार की छवि पब्लिक में जाती है। केंद्रीय नेतृत्व से कोई निर्देश है इस तरीके के कि भाई कामकाज की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में जाना है? कोई दबाव है या नहीं? ऐसा कुछ कहा गया है? नहीं, देखो, जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं ये मानता हूँ, ये सोच के दी जाती है कि आप उसको अच्छा करेंगे। खराब करने के लिए कोई किसी को जिम्मेदारी नहीं दी जाती। और केंद्र के लोगों ने कोई ऐसा हम पे दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदारी को निभाना है, और सब निभा भी रहे हैं, सब काम कर भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं कल जब मैं हरिद्वार गया तो किसानों में एक इतनी विपदा की स्थिति है, इतनी भयानक वहां पर आपदा की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जिनसे भी किसानों से मिला सबने पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार की तारीफ करी कि सरकार की गंभीरता थी कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी वहां पर होके आए, हमारे कृषि मंत्री गणेश जोशी जी वहां पर होके आए, हमारे प्रभारी मंत्री सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जी वहां पर होके आए, मैं वहां पर होके आया। तो 3 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री जी जिस दौरा कर रहे हैं, तो एक किसानों के बीच में उनके दुख के समय पर खड़े होने की कोशिश करी थी सरकार ने। अभी थोड़ा सा विभाग पर बात कर लेते हैं कि अभी 4 धाम यात्रा चल रही है। केदारनाथ धाम की यात्रा में गौरीकुंड से केदारनाथ तक जो पैदल ट्रैक है 16-17 किलोमीटर का, वहां पर घोड़ा खच्चरों का इस्तेमाल होता है। तो इस बार घोड़ा खच्चरों पर जो विपदा आई वो भी काफी है। इसको कहीं रिड्यूस करने की कोशिश हो रही है, उतनी सफल हो रही है? क्योंकि घोड़े खच्चर बहुत मरे हैं, अकाल मौत मरे हैं इस बार। नहीं, देखिए, मैं पिछली बार जब मैंने ये अपना कार्यभार संभाला था, आपको भी मालूम था कि हर दिन वीडियो आ रही थी, हर दिन सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं अत्याचार दिख रहा था, क्रूरता दिख रही थी, लोगों को परेशानी हुई थी, घोड़े खच्चरों के साथ क्रूरता करते हुए वीडियोज आ रही थी। पिछले 6 महीने में आपको कितनी वीडियो सामने आई? देखिए, मैं ये नहीं कहता हमने सब कंट्रोल कर दिया, हमने कोशिश करी है। हमने वहां पे थोड़ी व्यवस्थाएं खड़ी करी, थोड़ा वहां पे टाइट किया, डॉक्टर ज्यादा अपॉइंट किए, क्रूरता के
केसेस को ज्यादा FIR दर्ज करी, चालान ज्यादा किए, हमने जो रजिस्ट्रेशन कैंप थे वो पहले ही चला दिए थे, घोड़ों का फिटनेस टेस्ट पहले ही करवाया था। उससे फर्क पड़ा कि जो चीज पहले 60 दिन में कहीं ना कहीं 190 डेथ के आसपास थी, वो इस बार सिर्फ लगभग 90 के आसपास थी। तो 100 डेथ्स कंट्रोल हुई पहले 60 दिन के उसमें, लेकिन और भी करना है। लेकिन मैं ये कहूँ कि सब कुछ कर दिया, सब कुछ हो गया। कुछ लोगों ने केदारनाथ यात्रा जी को एक आमदनी का जरिया बना लिया है, जो सोशल मीडिया पे ट्वीट डाल डाल के जो एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं कि बहुत क्रूरता हो गई, बहुत ज्यादा अत्याचार हो गई। आप ये बताइए कि वहां पे 10,000 घोड़े चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि सरकार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है, उसी तरीके से यात्रा भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही चलनी चाहिए। सरकार उसमें एक बहुत बड़ा भागीदार है, लेकिन जिनके घोड़े हैं, जिनके खच्चर हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि उन घोड़ों पे क्रूरता करके, उन घोड़ों को परेशान करके, उनको आमदनी का जरिया समझ के उनको मृत्यु के दर तक पहुंचाना, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। अभी आपने स्थानीय रोजगार की बात की, उसी नजरिए से घोड़ा खच्चरों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता, बहुत लोग उसमें स्थानीय तौर पर जुड़े हुए हैं। बेरोजगारी दर को लेकर के आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड में रोजगार की जो उपलब्धता है, क्योंकि बेरोजगार अभी तकरीबन 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत है हमारे जो कार्यालय में, रजिस्ट्रेशन में, कार्यालय में। तो क्या स्थिति है अभी बेरोजगारी दर की? हालांकि पिछले साल के मुकाबले कम हुई है, पर कितना संतुष्ट है इससे? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, जो अभी आपने बोला कि सेवायोजन कार्यालय में 8 लाख बेरोजगार पंजीकृत है। मैं उसको बेरोजगार पंजीकृत इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये हमारे पास 1992 से पंजीकृत है, कोई आज नहीं हुए हैं 8 लाख। तो उसमें से कितने लोगों को रोजगार मिल गया, कितने लोगों को नौकरी हो गई, क्योंकि ये यूपी के टाइम से सेवायोजन कार्यालय चल रहा है, तो हमको कोई इन्फॉर्म नहीं करता है। जिसकी नौकरी लग जाती है, कोई सेवायोजन को आके इन्फॉर्म नहीं करता कि मेरी नौकरी लग गई तो मुझे यहाँ से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि पता चले। तो हमने सेवायोजन को, मैंने कोशिश करी है कि हम सेवायोजन को एक आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाए, जिसको कैबिनेट ने भी स्वीकृति दे दी है। उसकी फाइनल SOPs बन के तैयार हो गई है, वो हमारे फाइनेंस विभाग में फाइल है, और मेरी फाइनेंस सचिव से भी बात हुई है। बहुत जल्द मुझे लगता है कि सेवायोजन जो है वो एक आउटसोर्सिंग एजेंसी बनेगा। और क्योंकि हमारे पास 23 कार्यालय हैं, हमारे पास आर्म स्ट्रेंथ है, हमारे पास हर ब्लॉक, हर जिले के रोजगार जो बच्चे रजिस्टर हैं उनकी हमारे पास लिस्ट है, तो हमारे लिए एक आउटसोर्सिंग एजेंसी बन के काम करना काफी आसान है सापेक्ष दूसरों के, चाहे वो उपनल हो गया, चाहे PRD हो गया, क्योंकि उनके पास उतना बड़ा सेटअप नहीं है जितना बड़ा सेवायोजन कार्यालय का है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही वो हमको DO हो जाएगा हमारा सेवायोजन का, जितने विभागों की जो ये नौकरियां निकलती हैं वो सेवायोजन के द्वारा होगी, तो इन लोगों को भी जो उसमें रजिस्टर्ड है उनको भी उसमें नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपने बेरोजगारी दर की बात कही, बेरोजगारी दर उत्तराखंड में सुधरी है पिछले वर्षों के सापेक्ष। अगर आप देखें तो इस बार काफी हमारी बेरोजगारी दर सुधरी है, और काम करना है। अभी हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं। विदेश और देश के लोगों को बुला के यहाँ पर एक समिट किया जाएगा, और मुझे पूर्ण उम्मीद है। पिछले साल के एंड में तकरीबन 4.2% बेरोजगारी दर थी, जो हमने देखा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी का, तो उसमें अभी उसके बाद उससे जनवरी फरवरी में हमने देखा कि वो 2.2 दर है बेरोजगारी की। ये सुधार, हालांकि अच्छा सुधार है, बड़ा राहत बड़ा, और उम्मीद भी इससे आगे बनती है। पर इसको और रिड्यूस करने को लेकर क्या जरूर है कि सरकार को तो निरंतर काम करना है। सरकार इस चीज पे कभी भी खुश नहीं हो सकती, सेटिस्फाइड नहीं हो सकती कि हमने इतना कम कर दिया, हमारा काम खत्म। हमें तो उसको बेटर करना है, हर दिन हमको बेटर करना है, हर दिन हमको आगे बढ़ने की सोचना है, हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ाने की सोचना है। तभी जाके कहीं ना कहीं, मैंने आपको बताया, जो उत्तराखंड की आज के दिन सबसे बड़ी समस्या वो पलायन और रोजगार है। तो अगर हमको उत्तराखंड से पलायन रोकना है, उत्तराखंड में रोजगार उपलब्ध करना है, तो हमको रोज कोशिश करनी है। किस सेक्टर में हमारे यहाँ रोजगार की ज्यादा संभावना है? बहुत सेक्टर है, ऐसा कोई एक सेक्टर नहीं है। टूरिज्म सेक्टर सबसे बड़ा हमारा सेक्टर है, टूरिस्ट स्टेट है, टूरिज्म सेक्टर है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया हमारे यहाँ। अगर आप जो एनिमल हस्बेंड्री विभाग है, मैं अपने विभागों की बात करूँ तो मत्स्य विभाग और एनिमल हस्बेंड्री विभाग से हमने इस साल लगभग 2 से 4 हजार परिवारों को जोड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का सुधारनी है, तो मुझे लगता है ये 3 जो विभाग हैं, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग और आपका दुग्ध विकास, इन 3 से हम अच्छा खासा काम कर सकते हैं, और हमने किया भी है। 60,000 परिवार हमारे दुग्ध विकास से जुड़े हुए हैं उत्तराखंड के, और लगभग 18,000 परिवार हमारे पशुपालन विभाग से जुड़े हुए हैं। तो हमारी कोशिश, हमने कुक्कुट वैली लॉन्च करी, गोट वैली लॉन्च करी पहाड़ों में रोजगार को उपलब्ध कराने के लिए, और अभी तक हम लोग लगभग 2,500 से 3,000 आदमी जोड़ चुके हैं उससे। तो कोशिश यही है कि हर विभाग की अपनी जिम्मेदारी है, चाहे टूरिज्म हो, चाहे वो PWD हो। जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उत्तराखंड में, जो इन्वेस्टमेंट आएगा उससे हमारे लोगों को, चाहे रोड बने, चाहे NH के काम हो, चाहे हमारे PWD के काम हो,
ये सब रोजगार उपलब्ध करते हैं। लेकिन अब जो दुग्ध विकास की बात करें तो आंचल डेयरी तो कहीं लाइमलाइट में आ नहीं पा रही है, वो कम्पीट नहीं कर पा रही है बाजार को। अभी आपने आइसक्रीम लॉन्च की, वो भी इस सीजन में कहीं नहीं दिखाई दी, कहीं 2-4 जगह छुटपुट जगह दिखाई दी, लेकिन वो बाहर से वो आइसक्रीम बनवा रहे हैं, अपने यहाँ बन नहीं रही है। तो ये जो स्थिति है ये भी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी। कितना बड़ा चैलेंज है ये। देखिए चैलेंज है, 22 साल हो गए आंचल को लॉन्च किए हुए। मैं हर मीटिंग में यही कहता हूँ कि बहुत बहुत पर्याप्त समय होता है 22 साल किसी ब्रांड को खड़ा करने के लिए। मुझे 1 साल मिला है और 1 साल में हमने बहुत लीप फॉरवर्ड किया है इसमें। आप देखिए आंचल ने अपने कैफेज खोले, आज हमारे उत्तराखंड में हमारा 100 का लक्ष्य था, 14 लाख कैफेज हमने खोल दिए, जिससे हमारी सरकार को बिना रेंट दिए हमको लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए की आमदनी हो रही है सिर्फ रेंटल्स पे। इसका ये दिखाता है कि लोग आंचल का कैफे लेने में इंटरेस्टेड हैं। हमारे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में जो हमने कैफे खोला वो 32,000 रुपए के महीने के रेंट पे हमने दिया है टेंडर करके। हमारा देहरादून में जो आंचल का खुला है घंटा घर पे, उसे 25,000 रुपए महीने का रेंट है। हिमालयन वाले पे 24,000 रुपए का महीने का रेंट है। तो मतलब लोग अगर इतना पैसा आंचल कैफे के लिए दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आंचल की डिमांड है। दूसरा आपने कहा आइसक्रीम की बात कही, आपने कहा आइसक्रीम कहीं दिख नहीं रही, छुटमुट कहीं दिखती है। हमने पिछले 3 महीने में 60 लाख रुपए की आइसक्रीम सेल करी है आंचल की। देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं क्यों किसी से अपने आप को कंपेयर करूं, मेरा मकसद ये है कि उत्तराखंड का लोकल ब्रांड है और उस लोकल ब्रांड को लोगों को अपनाना है। उसकी शिकायतें थी कि उसकी क्वालिटी खराब है, कंसिस्टेंट नहीं है, मार्केटिंग खराब थी, लोगो खराब थे, तो मैंने उसको 1 साल में उसको ठीक किया है कि कम से कम आज उसकी क्वालिटी की शिकायत नहीं आ रही। तो ये जो है 1-1.25 साल का कार्यकाल, ठीक है, अभी लंबा कार्यकाल आपका है आगे भी, तो किस तरह से आपको लगता है कि कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है? ठीक है, हमने अपने गोल सेट किए हैं। ये क्योंकि मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो हमारे यहाँ गोल्स होते हैं कि 3 महीने बाद हम अपने विभाग को यहाँ देखना चाह रहे हैं, 6 महीने बाद यहाँ देखना चाह रहे हैं, 9 महीने बाद यहाँ देखना चाह रहे हैं, 12 महीने बाद यहाँ देखने जा रहे हैं। तो आई वर्क ऑन गोल्स। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में बात कर दी कि मैं 1 साल में यहाँ पहुंच जाऊंगा। पहुंचने के लिए हमको बहुत कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप मूव करना पड़ता है, हर गोल को समीक्षा करनी पड़ती है, हर गोल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मैं ये मानता हूँ कि पिछले 1-1.25 साल में इन सारे विभागों में बहुत अच्छा काम हुआ है। मत्स्य विभाग को आप देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था तो उन्होंने कहा कि हमको कमर्शियल यूनिट दर पे बिजली मिलती थी, जबकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर का काम है मत्स्य विभाग। तो हमने उनको कमर्शियल से एग्रीकल्चर करके दे दिया, जिससे 3 रुपए प्रति यूनिट हमारे मत्स्य पालकों का आज बच रहा है। तो एक स्टेप था उनको रिलीफ देने का। हमारे ट्राउट की फार्मिंग को आगे बढ़ाने के लिए हमने नए रेसवेज हमारे ट्राउट की फार्मिंग से जोड़ने के लिए, हमारे क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पहाड़ों में रनिंग कोल्ड वाटर है, हमने ट्राउट की फार्मिंग बढ़ाने के लिए स्टेप्स उठाए। हम उत्तराखंड का पहला एक्वा पार्क हम केंद्र से स्वीकृत करा के लाए, जो 48 करोड़ रुपए का बन रहा है सितारगंज में। तो ये सारे स्टेप्स हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एवरी 3 मंथ्स में अगर हम अपने गोल्स को बनाते हैं, फिर उनको हम रिव्यू करते हैं, और अगर कोई कमी रह गई तो उसमें क्या कमी है उसको हम आगे ठीक करने की कोशिश करते हैं। चीनी मिल को लेकर डिसीजन था कि पीपीपी मोड में देने के बाद उसमें आमदनी भी हो रही है, पहले वो घाटे में चलती थी। बाजपुर चीनी मिल की आसानी को लेकर के बात हुई, इस पे विवाद हुआ, तो क्या बात समझ में नहीं आ पा रही, इस पे क्या फैसला ले रहे हैं? नहीं देखिए, अभी हमने उसका टेंडर किया हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी से नेता प्रतिपक्ष मिले थे और उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। अब हमने 3 बार उसका टेंडर कर दिया है, लेकिन अभी तक वो इसमें आया नहीं है। इंटरेस्टेड पार्टी किसी ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, तो टेंडर आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर अब वो कोई आता है, उसमें कोई बात आएगी, तब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अनटिल अनलेस तब तक सरकार ने 30 करोड़ की गारंटी खुद ही उठा रखी है कि अगर कोई प्राइवेट मोड पे लेने नहीं आ रहा है तो सरकार उसको चलाएगी, और 30 करोड़ का गारंटर सरकार बना है, वो कैबिनेट से फैसला हुआ है। तो अभी हम टेंडर कर चुके हैं, कोई नहीं आ रहा है, जब तक नहीं आएगा सरकार उसी गारंटर है। आप राजनीतिक परिवार से हैं, प्रिय दादाजी हेमवती नंदन बहुगुणा जी के आप पौत्र हैं, विजय बहुगुणा जी पूर्व मुख्यमंत्री के आप पुत्र हैं। तो ये जो पारिवारिक विरासत है राजनीति की, बुआ जी हैं रीता बहुगुणा जी, तो इससे कितना फायदा मिलता है कामकाज को बेहतर तरीके से समझने में और इस जो जिम्मेदारी को, इस भूमिका को निभाने में? देखिए फायदा जरूर मिलता है, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में आपने उन लोगों को काम करते हुए देखा है, उनको लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं वो देखा है, अधिकारियों के साथ कैसे बात करते हैं वो देखा है, काम कराने की क्षमता कैसी होनी चाहिए वो देखा है। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप पारिवारिक कोई राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो पब्लिक डीलिंग कैसी होनी चाहिए वो आप सीख जाते हैं। तो मुझे भी फायदा हुआ है, क्योंकि मैं पिताजी को 17 साल की उम्र से चुनाव तो लड़ा ही रहा था। जब चुनाव आता था, कोई बहुत ज्यादा नयापन उसमें अलग से नहीं दिखता है, मैंने वो एक प्रोसेस तजर्बा काम आता है, काम आ जाता है। क्योंकि आपने देखा है कि पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं था, क्योंकि मैं अपने उस वक्त खिलाड़ी था, मैं खेलता था, नौकरी कर रहा था। लेकिन हाँ, उनको कैसे अपना आचरण उनका रहता था, कैसे लोगों से मिलते थे, कैसे काम कराते थे, कैसे अधिकारियों से बात करते थे, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती थी, और जो आप देखते हैं उससे सीखने को भी मिलता है।
लेकिन मुझे थोड़ा सा हैरानगी भी होती है जब हम कभी जाते हैं, लोग कहते हैं कि पारिवारिक विरासत चलती आ रही है और राजनीतिक आपकी वो चल रही है और ये तो आपके लिए आसान है। मैं कहता हूँ जी देखिए, ये बार बार क्वेश्चन पॉलिटिशियंस के ऊपर होता है कि ये जो भी पॉलिटिशियन लड़का है वो पॉलिटिक्स में चला जाता है, लेकिन डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन जाए उसको कोई सवाल नहीं करता, और आपके इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बन जाए उसको कोई सवाल नहीं करता, बिजनेसमैन फैमिली का लड़का एक दिन उसी बिजनेस को संभाल लेता है उसको कोई सवाल नहीं करता। हम पब्लिक से चुन के आते हैं। हो सकता है 17 में मुझे टिकट मिलने के लिए इससे आसानी हुई हो क्योंकि मैं विजय बहुगुणा जी का लड़का था, लेकिन पब्लिक ने मुझे इसलिए नहीं वोट किया क्योंकि मैं विजय बहुगुणा जी का लड़का था। पब्लिक ने हमको काम पे वोट किया, दोबारा भी इसलिए चुनाव की काम किया 22 में। एक बार आपको एज मिल सकता है कि भाई आप पारिवारिक, लेकिन हम बार बार अगर बार बार चुनाव में हम अपने आप को साबित करके आ रहे हैं तो वो हमारी काम की क्षमता दिखाता है, वो हमारी परिवार की क्षमता नहीं दिखाता। अगर मेरे पिताजी ने मुझे 17 में चुनाव लड़वाया और मैं कुमाऊं की सबसे हाईएस्ट वोटों से जीता और उसके बाद मैं उत्तराखंड में विधायक बनकर आया और 22 में फिर से चुनाव जीता, तो ये कहीं ना कहीं हमारी काम करने की क्षमता और लोगों की डीलिंग और लोगों के साथ रिश्ते दिखा रहा है। तो क्वेश्चन एक इजीली पॉलिटिकल लोगों को इजीली लोग वो कर देते हैं, एक माइंडसेट हो जाता है कि ये तो परिवार से है तो इसलिए ये। लेकिन हर परिवार का व्यक्ति उसी लाइन में कहीं ना कहीं, और हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि दादाजी पॉलिटिक्स में थे तो पिताजी भी पॉलिटिक्स में थे, नहीं थे। बहुत बाद में आए, जब दादाजी के डेथ के बाद पॉलिटिक्स में आए। दादाजी के लाइफ टाइम में परिवार में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं रहा, ना बुआ पॉलिटिक्स में थी, ना चाचा पॉलिटिक्स में थे, ना पिताजी पॉलिटिक्स में थे। तो हमारे परिवार में तो दादा पिताजी ने पहले अपना नाम बनाया, पहले वो लॉयर बने, सीनियर लॉयर बने, फिर जज बने, जज बनने के बाद वो पॉलिटिक्स में आए। मैं पॉलिटिक्स में आया तो मैं पहले खिलाड़ी था, खिलाड़ी के बाद ओएनजीसी में नौकरी करी, नौकरी करने के बाद राजनीति में आया। तो ऐसा नहीं कि हमने पहले ही स्टेप राजनीति का उठा गया रखा। तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन करना लोगों को एक ये मानसिकता हो गई कि पॉलिटिशियंस की लाइफ बहुत आसान है, पॉलिटिशियन जो है उनको सब कुछ विरासत में मिल जाता है, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं इनवाइट करता हूँ भाई, जिसको भी ऐसा लगता है वो एक दिन आके पॉलिटिशियन बन जाए, ज्वाइन कर जाए और चुनाव लड़के देख ले, हकीकत पता चल जाएगी इनको कि लाइफ कितनी आसान है हमारी। आसान नहीं होता है, बहुत लोगों को देखना होता है, सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। मंत्रिमंडल में जब शामिल हुए तो तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी युवा फेस के तौर पे, आपको बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे, आपको उम्मीद थी कि आप बन रहे हैं, इसके लिए कुछ प्रयास भी करने पड़े आपको मंत्री बनने के लिए? उम्मीद तो जो आदमी राजनीति करता है वो हमेशा कोशिश यही करता है कि उसको कोई एक स्टेप आगे जाए, फिर आगे जाए, फिर राजनीति में स्टैग्नेंट जो हो जाएगा वो खत्म हो जाता है। लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार भी जब विधायक बना था, दूसरी बार विधायक बना, तो हमने कोई पिलर टू पोस्ट रन नहीं किया कि हमको मंत्री बना दो। देखिए, संगठन जो है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबी ये है कि वो अपने हर कार्यकर्ता को मौका देता है, काबिल कार्यकर्ता को आगे भी बढ़ाता है। वो ना उसका बैकग्राउंड देखते हैं, ना उसका कॉन्टैक्ट देखते हैं, वो उसकी काबिलियत देखते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। और मैंने जैसे पहले भी बोला कि केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा मैं धन्यवाद करूंगा और प्रदेश के नेतृत्व का कि उन्होंने 42 साल की उम्र में दूसरी बार विधायक बनने पे मुझको इस लायक समझा कि मैं जो हूँ प्रदेश की सेवा कर सकूं, इस प्रदेश की कैबिनेट मंत्री के रूप में। मेरे दादाजी ने, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने इस प्रदेश की सेवा करी है, मेरे पिताजी ने मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश की सेवा करी है, और आज तीसरी पीढ़ी में मुझे उसी प्रदेश की सेवा कैबिनेट मंत्री के रूप में करने को मिल रहा है। बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए, और मैं पूर्ण कोशिश करता हूँ कि ना दादाजी का नाम खराब हो, ना पिताजी का नाम खराब हो, ना पार्टी का नाम खराब हो, और जो काम उसको सौंपा गया उसको निष्ठा के साथ किया जाए। धामी जी को लेकर के क्या कहेंगे, जो इस समय सरकार, क्योंकि आप पार्ट हैं सरकार का, मंत्रिमंडल में है, सरकार कैसी चल रही है? धामी जी कैसे हैं कि आपने कई मुख्यमंत्रियों को देखा, इससे पहले त्रिवेंद्र जी के साथ भी आप रहे हैं विधानसभा में, और उससे पहले आपने देखा हरीश रावत जी को, पिताजी को भी देखा, बहुगुणा जी को। धामी जी के कामकाज को लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, मेरे मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। 10 साल की हमारी जो विधानसभा सीटें भी हैं वो अगल बगल की हैं, सितारगंज और खटीमा, तो काफी मेरे उनसे घनिष्ठ रिश्ते हैं। उनके साथ काम भी किया मैंने, विधायक के रूप में भी हम लोग पिछले सदन में एक साथ रहे। और मैंने उनकी एक चीज देखी है कि जैसे मैंने पिताजी के साथ देखी थी, जिस चीज के लिए हाँ है वो उसमें टाइम नहीं लगता, और लोगों को घुमाते नहीं है कि भैया तुम आओ फिर आओ फिर आओ फिर आओ, जैसे हरीश रावत जी करते हैं। हरीश रावत जी को काम करने में इंटरेस्ट नहीं था, उनको मजा इस चीज में आता था कि मेरे पास ये आदमी 20 बार आ जाए बस। चाहे वो रात के 2 बजे आए, चाहे रात के 1 बजे आए, चाहे वो सुबह 8 बजे आए, आता रहे ताकि भीड़ लगी रहे घर के बाहर। लेकिन धीरे धीरे पब्लिक समझ गई। हरीश रावत जी का डाउनफॉल ही यहीं से शुरू हुआ कि लोगों को लगा कि ये काम नहीं करना चाहते, ये सिर्फ एक मजमा लगाना चाहते हैं अपने घर के बाहर। और उसका आपको पता चल, देखा आपने क्या हर्ष हुआ फिर उनका चुनाव में। धामी जी की ये क्वालिटी है कि धामी जी काम करने में विश्वास रखते हैं। धामी जी की ये क्वालिटी है कि वो किसी को बेवकूफ बनाने में विश्वास नहीं करते। भाई तुम
कल देख लेंगे। अगर किसी का होना है तो वहीं पे अधिकारी को फोन करके कर देते हैं, नहीं होना तो मना कर देते हैं कि भाई ये नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी खूबी होनी चाहिए नेता में कि पब्लिक भी यही चाहती है। अब जब मैं उनके पास जाता हूँ अपने कामों को लेके, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो काम भाई हम तो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमको तो हर तरह की एप्लीकेशन आती है, बिल्कुल। लेकिन धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सिंपल कह देते हैं कि भाई ये हो जाएगा, ये तो मुश्किल है। तो वो सब आदमी भी समझ लेता है कि भाई हम भी मना कर देते हैं कि यार ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन 90% पॉजिटिव आउटलुक के साथ वो काम करते हैं और मेहनती हैं। आप देख रहे हैं मूवमेंट बहुत है उनका, बहुत माने हर क्षेत्र में है, घूम रहे हैं, छवि अच्छी है, कहीं करप्शन की कोई उनके ऊपर ना लालचा नहीं लगा। पिछले 6 महीने भी मुख्यमंत्री रहे, अभी भी 1.5 साल से मुख्यमंत्री, 1.25 साल से, कहीं सरकार के ऊपर कोई लालचन नहीं है। तो ये अच्छी चीज है कि युवा आदमी है, मेहनती है, संगठन से निकले हुए व्यक्ति हैं, तो पब्लिक डीलिंग अच्छी है, काम करने की क्षमता है, अधिकारियों पे कंट्रोल अच्छा है। तो मैं 10 में से फिलहाल 9 नंबर दूंगा। 10 में से 9 नंबर है। और इसको कंक्लूड कर लेते हैं आज की बातचीत को हम, लेकिन एक छोटा सा सवाल इसमें आ रहा है जहन में। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, 4 सीटें खाली हैं और आपको लगता है कि जल्दी हो जाना चाहिए? इससे कामकाज, सरकार के कामकाज में कुछ प्रभाव पड़ेगा, तेजी से होंगे, या आपको लगता है कि? देखिए, ये जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, इसमें मेरी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जैसा ठीक समय होगा, जैसा उनको लगेगा, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करके, प्रदेश के नेतृत्व से चर्चा करके, जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लगेगा वो उस पर फैसला लेंगे। लेकिन जहां तक आपने बताया सरकार का कामकाज की बात है, हाँ जरूर है कि भाई जितने हैंड्स होते हैं उतनी फायदा होता है काम करने में, लेकिन विशेष अधिकार मुख्यमंत्री जी का है, तो बहुत ज्यादा मेरी टिप्पणी उसमें ठीक भी नहीं रहेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे सौरभ बहुगुणा जी, कैबिनेट मिनिस्टर। हमसे उन्होंने बात की, अपनी राजनीति को लेकर के भी बात की, अपने विभाग के कामकाज को लेकर के भी बात की, और आज की इस खास मुलाकात कार्यक्रम में हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार।